आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, शस्त्र तीन, आंखों में अश्रु भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। किसी कुचले हुए सांप सा शक्तिहीन ये मेरा धनुष, जैसा है मेरा मन, किसके बल पर लूंगा प्रतिशोध अपने पिता की निर्मम हत्या का। वन में, भयानक इस वन में भूल नहीं पाता हूं मैं कि कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया, भूमि में उनको धीरे न रास्ता, युधिष्ठिर की वाणी पाताली हत्या हुए पाप इंद्रिय तुमने आस्था से काट कर डाला। नहीं पाता हूं मेरे पिता थे आप राज कर डाला। उस दिन उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अंतः ने कर दी। नाराज होकर वो बोले, नर शाप कुंजन, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूं पशु मान, पशु। आज एक गंदी गुफा में भटक, गुफा ये प्राचीन की। दुर्योधन सुनो, सुनो क्रोध सुनो, मैंने तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा, शेष हूँ अभी तक, जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है गंदा कफ, वो सिद्धू, शेष हूँ अभी तक मैं। आत्मघात कर लूं, इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर अगर मुझे पिघली नरकाग्नि में भी जलना पड़े, भी शायद इतनी भयानक यातना न होगी। जीवित रहूंगा मैं, पशु सा, और हो सकता धनराशि मेरी इन पत्नियों के नीचे दो पंजे उगाए, मेरी ये पुत्रिया दांतों के चीर खाए, वह जिसे अंतिम मर्द बने मेरे अस्तित्व का।
आइए। कैसे हैं आप? बिल्कुल इस मंच के साथ पुराना रोज सा जमा हुआ उजाड़ वीरान पड़े किसी पुराने खंडर जैसा। मेरे छोड़ो, तुम अपने बताओ कैसे आना। बहुत दिनों से आपको परफॉर्म करते हुए देखे, तो सोचा आपकी फिल्मों और आपके परफॉर्मेंस तो बस वहां बैठकर आपको एक्टिंग करते हुए देखा। क्या देखा ये ना मैं कितना बूढ़ा कमजोर और लाचार हो गया हूँ। इसके नाम से कभी ऑडिटोरियम हाउसफुल हो जाया करते थे, आज उस ऑडिटोरियम में कोई कुर्सियों पर धूल साफ करने वाला नहीं। ये नहीं देखा कि कितना बुजुर्ग का बाकी है। क्या अभी भी आप वही कुछ फॉलो करते हैं? सुबह आ जाना और आप देर से काम करते हैं। मेरा मन सुनता है तो मैं अपनी एक सांस रंगमंच को दे देता हूँ। लेकिन जब से शांति इस दुनिया से गई है, घर के सारे काम वक्त ही नहीं मिलता। 24 घंटे भी कम पड़ जाते। सुबह मंदार मेरा पोता यानी विजय का बेटा, सुबह मंदार को स्कूल लेकर जाओ, वहां से आकर विजय के लिए नाश्ता बनाओ। पूरी दोपहर में घर की सफाई करते 12 बजे के बाद फिर मंदार को लेने जाता हूँ और फिर पूरी दोपहर उसको ट्यूशन पढ़ाना। 8:30 बजे उसका ट्यूशन होता है। ट्यूशन से सीधा यहाँ से आता 6:30 से 8:30 यानी 2 घंटे। सांस तो मैं 24 घंटे लेता हूँ, लेकिन चिंता सिर्फ 2 घंटे। जरा सोचो, जिस आदमी ने कभी एक दिन में 2 वक्त का खाना अपने घर पर ना खाया हो, उसे पूरा घर संभालना पड़ता है। अजब इंसाफ है ना भगवान का। नहीं सुनकर अच्छा लगा कि अब आप भी भगवान में विश्वास करते हैं। पर मेरा सवाल आगे है, आप जो भी किरदार करते हैं उसमें इतनी गहराई, इतना कन्विक्शन कहाँ से लाते हैं? और मेरा जवाब आज भी वही है। मैं जो भी किरदार करता हूँ खुद से उसको जोड़ लेता हूँ। मैंने आज तक जो भी किरदार की है, चाहे वो तुगलक का मोहम्मद हो, रुस्तम सराफ का रुस्तम, कोर्ट मार्शल का कर्नल सूरज सिंह या फिर अंधा युग का अश्वत्थामा, अनगिनत किरदार किए हैं। लेकिन अश्वत्थामा एक ऐसा किरदार है जिससे मैं अपने आप को सबसे ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ। उसकी पीड़ा, उसका आक्रोश, उसकी बेचैनी, उसकी लाचारी, उसके एक एक भाव को मैं अपने अंदर महसूस कर सकता हूँ। तो उसे भी धोखा देकर परास्त किया गया था। ये सब नाटक की स्क्रिप्ट आप अपने संभाल कर ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि नाटकों ने मुझे संभाल कर रखा, वरना न जाने मेरा क्या होता। थोड़ा सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की कुछ याद आया आपको? जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे, अरे अंदर आ जाए क्या? आ जाओ। बत्रा साहब ने भेजा है, जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर बत्रा। वो बोले कि आपको अपने नए नाटक के लिए हीरो चाहिए। हीरो नहीं, अभिनेता है। हाँ हाँ, हम भी तो वही बोले। क्या मत पता है एक हीरो अभिनेता में? हर हीरो अभिनेता और हर अभिनेता हीरो ही तो होता है। बत्रा ने तुम्हें बताया नहीं? इधर समय का कितना पावर हो? बताया तो था, पर आज लल्लन का जन्मदिन था ना। इस शहर में हमारा एक ही तो दोस्त है, लल्लन यादव, जूनियर आर्टिस्ट है और हमारी साइड का ही है, यूपी वाला। हम उसको बोले भी कि आज हमारा वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ रिहर्सल
पर दोस्त का जन्मदिन रोज रोज नहीं होगा, इसलिए आने में थोड़ी सी देर हो गई। रहते कहाँ? दादा लिस्ट में एक पीजी रूम है, वही रहते हैं 6 लोग। बहुत ही कंपटीशन है यहाँ। मुंबई में कब से हो? पिछले 10 दिनों से। इससे पहले कभी नाटक में काम किया? हाँ, बचपन में एक बार वानर सेना का हिस्सा बने थे, गांव की रामलीला टोली में। और क्या रोल किए थे, सारे दर्शक हंस हंस कर लोटपोट हो गए थे। ऐसा शानदार अभिनय किए थे हम। अच्छा, ऐसा पास क्या क्या था आपने अपने रोल में? क्योंकि वानर सेना तो बहुत बड़ी होती। अब आपको क्या बताएं, बंदर का किरदार कर रहे थे और पूछ कर परी भूल कर आ गए। अब आप सोचिए, जब एक बंदर बिना पूछ के स्टेज पर उछल कूद करेगा तो दर्शक तो हंस हंस कर लोटपोट हो ही जाएंगे ना। बोलो सियापति रामचंद्र की। सारे तुम मुंबई में इंसान बनना है, ये नाटक में काम करने से क्या हासिल होगा? आप बिल्कुल सही हैं, हमें भी यही लगता है। ये नाटक वाटक सब छोटी चीज है, हमें तो सिनेमा के बड़े पर्दे पर जाना है। और वो बदला साहब बोले कि नाटक के कलाकारों को फिल्मों में जल्दी मौका मिलता है, और वो एक बात बोले कि नाटक में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सटिया गया बतरा, मुझे तो मालूम ही नहीं है कि हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं, हमें तो सब कुछ आता है। अच्छा, आपको सब आता है? क्या बात है। लो, पढ़ो इसे। कॉन्ट्रैक्ट है, अब पढ़ना क्या, लाइए पेन ताकि फाइल कर दूं। नाटक की स्क्रिप्ट है जिसे तुम्हें नीचे बैठकर पढ़ना है। पढ़ो। और हाँ, आवाज तेज रखना, ये थिएटर है, सिनेमा नहीं। पढ़ो। आधे अधूरे लेखक मोहन राकेत। मोहन राकेत जोड़ी है क्या सलीम जावेद की तरह? नहीं, एक ही आदमी है, बिना सरनेम के लेखक बन गया। नाम अधूरा है इसलिए ऐसे आधे अधूरे नाटक लिखता है। पढ़ते हैं फिर एक बार फिर से वही शुरुआत। शुरुआत नहीं, शुरुआत। शुरुआत। हाँ, हम भी तो वही बोले, शुरुआत। सर नहीं, शर। शुरुआत, शर शर। शुरुआत नहीं, शुरुआत। शर, शिरोमणि का शर। शिरोमणि का पहला, हम भी तो वही कह रहे हैं। तुम सबूत का सर बोल रहे हो, जबकि मुझे शिरोमणि का शर सुना। हम तो बचपन से सह को सह ही बोलते हैं। अब हमें क्या पता था कि मुंबई आकर सह को सह बोलना पड़ेगा। जो आप बोल रहे हो हमारी आवाज नहीं निकल रहा है। लेकिन आपको तो सब कुछ आता था, आप तो सब कुछ जानते थे। चलो इसको छोड़ो, आगे बढ़ो। मैं नहीं जानता कि आप मुझसे क्या आशा कर रहे इट्स हैं। नॉट आशा, इट्स आशा। सर नहीं, शर। बार बार वही करके दोहरा रहे हो। सर, आशा। मैं जानता हूँ तुम बहुत बड़े एक्टर हो, और शर को शर बोलना पड़ता है, सर नहीं। जब तक शब्दों का उच्चारण सही नहीं होगा तब तक तुम रंगमंच तो नहीं कर पाओगे। हाँ, फिल्म भले ही चल लो, क्योंकि वहां डबिंग का ऑप्शन है। चलो आगे बढ़ो। मैं नहीं जानता कि आप मुझसे क्या आशा कर रहे हैं। बात धीमी क्यों हो गई तुम्हारी? थोड़ा तेज बोलो, लाउडर। मैं नहीं जानता कि आप मुझसे क्या आशा कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ। हूँ नहीं हूँ, ऊपर बिंदी होगी, ध्यान से देखो। हूँ, ऐसे नाक से बोलो। मैं नहीं जानता। जोर से बोलो। घबराहट हो रही? अरे नहीं, तुम्हारे जैसे स्टार को घबराना नहीं चाहिए। पढ़ो, स्क्रिप्ट ध्यान से पढ़ो, यकीनन तुम बहुत अच्छा पढ़ पाओगे। मैं नहीं जानता। अंदर सप्ताह लोग के। अब ये क्या नया बचता है? अभी तक तो सह और सह का फर्क समझ में नहीं आ रहा था। अभी अब तक सब तक क्या नहीं बना। तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम्हें तो सब कुछ आता था, तुम तो सब कुछ जानते थे। पढ़ो, स्क्रिप्ट ध्यान से पढ़ो। हमें कुछ नहीं आता जाता है। यकीन मानिए, हम तो 10वीं में भी 2 बार फेल हुए हैं और दोनों बार हिंदी में ही फेल हुए हैं। अच्छा, क्या कहा तुम? जरा दोबारा सीखा। तुम्हें कुछ नहीं आता? और अभी तो तुम दावा कर रहे थे कि तुम्हें सब कुछ आता है, तुम सब कुछ जानते हो। हाँ सर, हमें कुछ नहीं आता और इसका पूर्ण विश्वास आपने हमें दिला दिया। लेकिन अगर खुद पर भरोसा ना हो
तो फिर मुंबई आना संभव नहीं है। अब आपके पास आ गए तो कुछ ना कुछ तो सीख ही जाए। देखो, मेरा इरादा तुम्हें नीचे दिखाने का नहीं था। मैं तो तुम्हें बस ये समझाना चाहता था कि जब तक घमंड का चश्मा नहीं उतारते, तब तक तुम्हें हर तरफ भ्रम ही भ्रम दिखाई देगा। रंगमंच की दुनिया में तुम्हारा स्वागत। और हाँ, एक बात याद रखना, ज्ञान एक विशाल समंदर की तरह है। इसमें रोज उत्सुक होकर गोते लगाओगे तो रोज एक नया मोती तुम्हारे हाथ लगेगा। लेकिन सिर्फ समुद्र किनारे बैठे रहोगे तो रेत और पत्थर ही नसीब होगा। बैठे रहोगे तो सही रहेगा। और एक सवाल मैं आपसे हमेशा पूछता हूं। मेरा हुलिया, मेरा रवैया, मेरे सवाल सब इकट्ठा बनने के लिए काफी है। ये भी आपने मुझे अपने क्यों? क्योंकि तुम्हारी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, ईमानदारी। ये जानते हुए भी कि मैं वक्त का कितना पाबंद हूँ। तुमने सिर्फ जेल से आने का कोई बहाना नहीं किया, बल्कि सच कहा। तुम्हारे अलावा कोई और होता तो फर्स्ट इंप्रेशन के चक्कर में झूठ बोल सकता था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। ईमानदारी और साहस वो किसी भी कलाकार के ताज के दो हीरे होते हैं। कला अगर इमारत है तो ईमानदारी और साहस उसके दो मजबूत स्तंभ, जिसके बगैर वो इमारत तिलकों की तरह बिखर जाती है। आप मेरी फिल्में देखते हैं? छाता लेकर आता हूँ, खून भी नहीं, और आज छाता लेकर नहीं आया, इतनी तेज कर। मौसम और इंसान अगर बनाकर बदलते तो जीवन कितना सरल हो जाता। नहीं, मुझे नहीं लगता मैंने जो कुछ किया था वो गलत है। तुम जब भी झूठ बोलते थे अपने हाथ में लाते ऐसे। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कोई पछतावा नहीं। आपकी नाराजगी दूर करने के लिए मुझे क्या करना? कुछ करने की जरूरत है। आप जब भी झूठ बोलते थे तो अपने आईब्रो खुजाते थे बिल्कुल इसी तरह। यानी आप दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, गलत फहमियों के अंधकार में धकेल रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन आज मैं सच्चाई जान लूंगा, और जब तक मैं सच नहीं जान लेता कहीं नहीं जाऊंगा, ना ही आपको जाने दूंगा। सुना आपने? मैं आपको आज मेरा जन्मदिन है, प्लीज एक दिन तो मेरे साथ रहिए, आज तो मत जाइए। जय, तुम समझते क्यों नहीं? अगले महीने आषाढ़ का एक दिन का शो है, और उसमें जो लड़का कालिदास का किरदार निभा रहा है वो बिल्कुल नया है। उसे बहुत मेहनत की जरूरत है, और उसकी उस मेहनत में मुझे भी उसके साथ वहां रहना पड़ेगा। आप जितनी मेहनत अपने किरदारों को तराशने में करते हैं, अगर उसकी आधी मेहनत भी आपने अपनी फैमिली के लिए की होती तो शायद हमारी जिंदगी कुछ और हो सकती थी। तुम क्या चाहते हो? एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए क्या आप डायरेक्टर का लिबास उतारकर पिता का लिबास नहीं पहन सकते? विजय, एक दिन कितना कीमती हो सकता है तुम नहीं जानते। तुम्हारी माँ ने भी एक बार एक दिन के लिए ऐसी जिद की, हमारी शादी की पहली साल, और उस दिन वो चाहती थी कि मैं रिहर्सल पर ना जाऊं, बस हम दोनों साथ में समय बिताएं। मैंने उसकी बात मानी और रिहर्सल पर नहीं गया। हम होटल गए, दोस्तों को बुलाया और धूमधाम से सेलिब्रेशन के दौरान मुझे मालूम पड़ा कि गुरुजी के बेटे और बहू का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन फिर भी गुरुजी रिहर्सल पर मौजूद थे। मैं स्तब्ध रह गया। उनकी पूरी दुनिया हिल गई, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे। मैं सिर्फ तुम्हारी मां की जिंदगी से नहीं जा पाया, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने ठान लिया कि चाहे जो हो, मैं अपनी निजी जिंदगी का साया भी रंगमंच पर नहीं आने दूंगा। आप अपनी निजी जिंदगी का साया तक रंगमंच पर नहीं आने देंगे।
रंगमंच आपके पारिवारिक जीवन को कितना खोखला कर रहा है। विजय, तुम समझते क्यों नहीं? वो सारे बच्चे नए हैं। अगर मैं लापरवाह हो गया तो क्या असर पड़ेगा उन पर? क्या गलत छाप नहीं पड़ेगी? क्या वो वही गलत समझ नहीं सिखाएंगे अपने आने वाली पीढ़ी को? अगर ऐसा हुआ तो रंगमंच का भविष्य कभी भी सुनहरा नहीं हो पाएगा, कभी नहीं। आप अपनी रंगमंच के भविष्य की चिंता कर रहे हैं, पर क्या कभी अपने बेटे के वर्तमान के बारे में सोचा है? अंग्रेजी में एक कहावत है, What cannot be cured must be endured। तो खाना खाकर सो जाए, जाने में देर होगी। अंग्रेजी में एक और कहावत है पापा, better late than never। लौट आइए पापा, लौट आइए, लौट आइए पापा, लौट आइए, लौट आइए पापा, लौट आइए। आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। रुकिए, दरवाजे की तरफ जाना बेकार है। मुझे पता था आप मेरे सवाल से बचेंगे, इसलिए मैंने अपने बॉडीगार्ड से पहले ही कह दिया था कि जैसे ही आप मंच पर आए तो बाहर से दरवाजे को बंद कर दें और उसे तब तक खोला ना जाए जब तक मैं न कहूं। जाहिर है, मैं तब तक नहीं कहूंगा जब तक आप मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। देखो, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हारा तरीका पहले भी गलत था और आज भी गलत है। मैं तुमसे बात कर रहा हूं ना। चलो, दरवाजा खुलवाओ। 2 मिनट की कैद में लिखा है कि मैं 10 साल से इस मानसिक कैद में हूं। ये सवाल मुझे इस कदर जकड़े हुए हैं जैसे जंजीर से बंधा हूं। मैं सोचता हूं, आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया था मैंने जो आप अभी तक मुझसे नाराज है। आज हम दोनों एक तरह से कैद हैं। आपकी कैद शारीरिक है और मेरी कैद मानसिक। और मानसिक कैद तो और भी ज्यादा खतरनाक होती है। अरे शारीरिक कैद में तो सिर्फ शरीर कैद होता है, और मानसिक कैद में पूरी दुनिया ही काल कोठरी बन जाती है। कोई जगह ही नहीं बचती जहां शांति मिल सके। मुझे इस कैद से मुक्ति चाहिए, मुझे रिहाई चाहिए। आप मुझे आजाद कर दीजिए, मैं आपको भी रिहा कर दूंगा। जानते हो, मंदार का ट्यूशन कहाँ है? मंदार का ट्यूशन? बहराम बाग के पास एक पुरानी झुकी हुई इमारत है, 4 माले की। वही मंदार का ट्यूशन है। शुरू में मंदार मेरी उंगली पकड़कर ऊपर तक जाता है। 4थी मंजिल तक पहुंचते मेरे घुटने जवाब दे देते थे। मैंने हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाई, ताकि उसको एहसास ना हो कि मैं थक चुका हूँ। मगर वो फिर भी समझ जाता है, क्योंकि जो दर्द दिखाई ना दे, सुनाई ना दे, वो यहाँ अंदर तक स्पर्श कर जाता है। मंदार के साथ भी यही हुआ। कुछ दिन के बाद उसने मुझे ऊपर जाने से मना कर दिया। अब वो अकेला ही 4थी मंजिल तक जाता और ऊपर पहुंचकर बालकनी से मुझे बाय बाय करता, ये यकीन दिलाने के लिए कि वो अपना सफर तय कर चुका है। और जब तक वो ऊपर जाता, उन सीढ़ियों को देखता रहता, एक तक, जैसे कि कोई याद खुद को भुलाने को तैयार नहीं। फिर मैं सोचता
दुनिया में तुम्हारी खुशी के दिन खत्म हो चुके हैं। मत फोड़ दो सुराइया, तोड़ दो। दुनिया में तुम्हारी खुशी के दिन खत्म हो चुके हैं। प्याले फेंक दो सुराइया, तोड़ दो। अपनी हंसी को आंसुओं में गर्क कर दो। तुम ही समरकान के बादशाह हो, तुम ही इस ताज की हिफाजत करने वाले बहादुर हो। ये वो हाथ है जो शेर की कलाइयां मोड़ने का दावा करते हैं। बड़ा जोर दिखाओ जो आज तलवार बांधी है। मैं आया हूं कि देखूं कौन बिजली कौन आती है। ये क्या कर रहे हो तुम? डायलॉग की कोई लय नहीं, मूवमेंट्स का कोई ठिकाना नहीं, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैं करना ही नहीं चाहता। मैं थिएटर छोड़ना चाहता हूं। थिएटर कोई गिल्ली डंडा का खेल नहीं है जिसे जब मन हुआ तब खेल लिया और जब मन हुआ तब छोड़ दिया। ये एक ऐसा अनुशासन है जो पूरी तरह से समर्पण मांगता है। जैसे कि एक योद्धा अपनी जान की बाजी लगाकर युद्ध में कूदता है, थिएटर भी वही मांगता है। संपूर्ण आत्मसमर्पण, निस्वार्थ बलिदान, बिना किसी शक के। ये एक सिद्धांत है जीवन का। मैंने तुम्हें पहले दिन ही समझाया था। ये तुम्हारी सोच का नहीं बल्कि तुम्हारी प्रतिबद्धता का सवाल है। मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है आपके साथ, इसलिए आप मुझे ऐसे जबरदस्ती नहीं रोक सकते। ये भाषा तुम्हारी नहीं है। तुम्हें जरूर किसी ने भड़काया है। मैं कोई खिलौना नहीं हूं कि कोई चाबी भरे हुए नाचने लगूं। मैं भी एक इंसान हूं और मुझे अपने फैसले लेने का पूरा हक है। एक दिन में तारा पलट कैसे होगी? तब तक तो तुम अरे ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ेगा आप पर अगर आपका एक गुलाम कम भी हो जाएगा तो? गुलाम? हाँ गुलाम, हम सब गुलाम ही तो है जो आपकी महत्वाकांक्षाओं का बोझ उठाते हैं। पर इनका शोषण तो कोई मजदूर का भी नहीं करता और हम तो उस तक भी नहीं करते। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अब तो ये बातें बकवास ही लगेगी आपको, क्योंकि आपके कानों को तो सिर्फ चापलूसी सुनने की आदत हो चुकी है। आप महान हैं, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। ये पाखंड अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। देखो, मैं तुम्हारी रग-रग से वाकिफ हूं। ऐसे बेहुदा ख्याल कभी तुम्हारे नहीं हो सकते। तुम्हें जरूर किसी ने भड़काया। इतना विश्वास है ना आपको कि मैं इतना भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता कि मेरे अपने भी विचार हो सके। तानाशाही का नियम ही यही है कि सोचने और बोलने की आजादी छीन लो। नियमों की गंध इतनी फैला दो कि सांस तक लेना मुश्किल हो जाए। वही नाटक देखो जो मैं सुझाऊं, वही संगीत सुनो जो मैं कहूं, वही साहित्य पढ़ो जो मैं बताऊं, उन्हीं के साथ काम करो जिसकी अनुमति मैं दूं। मैं और सिर्फ मैं। क्या आपने कभी सोचा? अरे फिल्मों का नाम तक लेना मना है आपके सामने और आपकी सिफारियां सोचने आपको कभी आगे बढ़ने ही नहीं दी। बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री से जबरदस्ती नफरत था। रिहर्सल के बाद घंटों किसी फिल्म में चुकी और किसी थिएटर के महारथी की गाथा। कठपुतलियां हैं हम आपकी मनचाही दिशा में हमने कदम नहीं रखा तो आप तुरंत लौट खींचेंगे और धकेल कर पहुंचा देंगे किसी दूसरी दिशा में। कभी कभार मेरा रवैया तुम लोगों को वाहियात लगता है। एक बात कहूं, मुझे भी कई बार ऐसा लगता है, कई बार ऐसा सोचता हूं कि तुम लोगों का ऐसे बात करना रखा, लेकिन मैं तुम लोगों को कैसे खुला छोड़ दूं? मेरी जिंदगी का बहुत समय मैंने गलतियां करने में और उन्हें सुधारने में गवाया, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम भी वही गलतियां दोहराओ। हमें भी गलतियां करने दीजिए, वो गलतियां है इसका पता तो हमें चलने दीजिए। सही गलत अच्छा बुरा अपने अनुभवों से सीखिए।
आप घर से पैसे चुरा कर मुंबई आए, 5 साल दारू और कोकीन के नशे में बर्बाद कर दिए। शादीशुदा होने के बावजूद आपने दूसरी शादी की। ना तो आप एक अच्छे बेटे बन पाए, ना एक अच्छे पति और ना एक अच्छा पिता। और सब कुछ कर गुजरने के बाद आपने फकीरी अपनाई और हमें कुछ करने की छूट नहीं। देखो तुम समझ नहीं रहे हो, मैं वो गलतियां कर चुका हूं और उनका अंजाम तुमसे बेहतर जानता हूं। और उसके बाद जो मैंने देखा, मैं वो कभी भी तुम्हारे लिए नहीं चाहता। मैंने वो रास्ते देखे हैं, उन गलतियों के परिणाम भुगते। मैं तुम्हें नीचे गिरता हुआ नहीं देख सकता। तुम्हारी जिंदगी को तबाह करने की, इसलिए मैं तुम्हें ये सब नहीं करने देना चाहता। आप कहेंगे कि मैं तुमसे इसलिए नाराज हूं क्योंकि तुमने थिएटर का एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और मैं इसे सिर्फ मान कर चला जाऊं। मुझे पूरा यकीन है आपकी नाराजगी की वजह कुछ और ही है। मुझे भी पूरा यकीन है कि उस दिन तुमने जो कुछ भी कहा तुम्हारे ख्यालात नहीं हुए। तुम्हें जरूर मेरे खिलाफ किसी ने बताया। अगर आपको लगता है मैंने उसे जो कुछ भी कहा था किसके बहकावे में आकर कहा था तो आप बिल्कुल सही है। वाकई आपसे रास्ता तोड़ने के लिए मुझे भड़काया गया। किसने भड़काया था? आपके सवाल का जवाब मेरे पास और मेरे सवाल का जवाब आपके पास। मेरे सवाल का जवाब जब तक नहीं लोगे जब तक मैं तुम्हारे सवाल का जवाब ना दूं। जब मेरी डबली बजाए तो मैं तेरा ना गलाऊं। You scratch my back and I scratch yours. ये सुनने में ज्यादा समझ नहीं करते। आप तो है जिसके मुंह में चौरसिया छाप बीड़ी और जेब में लवली डालने गुटका हुआ करता था, वो सोफिस्टिकेशन की बात करता है। हुआ करता था, अब नहीं। क्या करना? छोड़िए। बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए, गुलाबी माना नहीं होता। ये तो मैं अपनी अगली फिल्म में गाँव वाले का किरदार कर रहा हूँ तो आप जानते ही हैं अच्छा, तो तुम्हें अगर खूनी का किरदार करने को मिल जाए तब तो तुम खून करते भी रहोगे। जिन्हें ढंग से कैमरे के सामने खड़ा होना नहीं आता, बोलना नहीं आता, चलना नहीं आता, उन्हें आपको स्टार समझते हैं। लेकिन होना एक बात, उस टैलेंट को तराशना एक क्राफ्ट है, इसे सीखना पड़ता है। बॉलीवुड में जिन्हें इस टैलेंट का नाम तक ढंग से नहीं पता, वो मेथड एक्टिंग की बात करते हैं। कितने ऐसे कलाकार हैं जो पढ़कर सीख कर आते हैं? तुम ये बताओ कि तुम्हें मेरे खिलाफ किसने भड़काया था? आप जानना चाहते हैं मुझे उसने किसने भड़काया था? हाँ। तो सुनिए। तुम क्या कह रहे हो विजय? मैंने जो कुछ भी सीखा है उनसे ही सीखा है और तुम चाहते हो कि मैं उन्हें धोखा दे दूं? कैसा धोखा? तुमने क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उनके साथ? उन्हें कलाकार की नजरों से नहीं, एक आमिर खान की नजरों से परख कर देखो, तब तुम उन्हें पूरी तरह सफल पाओगे। वो एक महान दिग्दर्शक जरूर है, पर एक पिता के रूप में असफल व्यक्ति है। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे वो बहुत घटिया सलूक करते हैं तुम्हारे साथ। अरे घटिया सलूक करके तो मुझे इतना दुख नहीं होता, पर वो सलूक ही नहीं करते मेरे साथ। आपके अस्तित्व का अगर कोई अपमान करे तो आप सह सकते हैं, पर अगर आपके अस्तित्व को कोई सिरे से निकाल तो ये सह पाना नामुमकिन होता है और वो हमेशा मुझे नजरअंदाज करते हैं। किसके लिए? रंगमंच के लिए। पर तुम चाहो तो वो एक अच्छे इंसान भी बन सकते हैं। उन्हें सबसे ज्यादा लगाव तुमसे है, और अगर तुम उन्हें धोखा दोगे तो शायद वो इस सदमा नहीं झेल पाएंगे और रंगमंच छोड़ देंगे। प्लीज मेरी मदद तुम ही कर सकते हो। प्लीज मुझे मेरे पापा लौटा दो, वरना मैं मर जाऊंगा। प्लीज मुझे मेरा पापा लौटा दो। जवाब मिल चुका है, अब आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वो पैसे मैं किसी जरूरतमंद को दे चुका हूं।
दे रहे हैं पापा। मुझसे ज्यादा जरूरत किसे उस पैसे की? पापा बताइए मुझे, किसे दे दिए आपने वो पैसे? ये मेरी जिंदगी का सामान है। वहां भी किसी की जिंदगी का ही सवाल। किसे दे दिए वो आपने? कौन है जो आपको अपने बेटे से भी ज्यादा प्यारा है? सारी जिंदगी आप मेरी खुशियों का गला घोटने आए हैं और आज आपने मेरे सपनों का भी कत्ल कर दिया। कातिल है आप। हाँ हाँ कातिल है आप। पापा कातिल है आप। आपने मेरे सपनों का कत्ल किया है। कातिल है आप पापा। गांव में तुम्हारे पिताजी बीमार थे, उनके इलाज के लिए फौरन पैसों की जरूरत थी और उधर विजय के एडमिशन की डेट निकली जा रही है। उसका भविष्य दांव पर लगा, लेकिन मैंने फिर भी बिना विषय कोई वो पैसे तुम्हें दे दिए। उसके बावजूद भी तुमने मेरा साथ छोड़ा। मैं इसलिए तुमसे नाराज था, लेकिन तब तक मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम्हें मेरे खिलाफ मेरे ही बेटे ने भड़काया है, मुझसे नाता तोड़ने के लिए। आपने अपने बेटे का सपना कुर्बान कर दिया और मैं आपको ही दोष मानता रहा। बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे। जानते हो मैंने तुम्हारी मदद क्यों की? मैंने सोचा कि वो पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा तो तुम्हारे सिर से परेशानी हट जाएगी और तुम्हारा पूरा फोकस थिएटर पर रहेगा और थिएटर को अपना एक शेयर नहीं गवाना पड़ेगा। यानी कि जब मैं तुम्हारी मदद कर रहा था तभी मेरे जहन में थिएटर का ही खरा था। कितना स्वार्थी था ना मैं। आज मैं तुम और विजय जिस बोर्ड पर खड़े हैं उसकी वजह मेरा स्वार्थ ही होना ही है। अगर मैं विजय को थोड़ा और समय देता तो उसका भविष्य खराब नहीं होता और ये नौबत भी नहीं आती। क्यों स्वार्थी होते हैं हम कलाकार लोग इतने? क्यों अपने परिवार को बुलाकर एक अनंत की तरफ दौड़ते हैं? अपने परिवार को खुश रखना कला नहीं है। आज मैं घर जाकर सबसे पहले विजय से माफी मांगूंगा और तुमसे भी मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं तुम्हारा कीमती समय बर्बाद करने के लिए। हमेशा आपकी दुख करता रहा। आज के बाद इंसान के रूप में भी आपका सम्मान मेरे दिल में बहुत पड़ेगा। मुझे गर्व है क्या आपका, मुझे गर्व है क्या आपका। तुम मुझसे पूछते थे ना कि मैं तुम्हारी फिल्में देखता हूं या नहीं। मैं तुम्हारी सारी फिल्में देखता हूं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और मुझे बड़ा गर्व है तुम पर। मैं दिल से मानता हूं कि तुम एक सुपरस्टार हो। अभी मंदार का ट्यूशन खत्म होने में वक्त है, तब तक क्या करें? नाटक ये लो, ये नाटक की स्क्रिप्ट है, इसको नीचे बैठकर पढ़ना, ठीक है? तुम्हारा कैरेक्टर गांव से आए हुए घमंडी लड़के का है जो ठीक से बोलना भी नहीं जानता, लेकिन और देखता है स्टार बनने को, ठीक है? नीचे बैठकर पढ़ो और आवाज जरा ऊंची रखना, ये थिएटर है, सिनेमा नहीं। फिर एक बार फिर से वही शुरुआत। कर देना गड़बड़। मैंने क्या कहा था? वो लड़का ठीक से बोल भी नहीं पाता, पर अगर वो ठीक से बोल नहीं पाता तो उसे स और श का फर्क कैसे मालूम? शुरुआत नहीं, शुरुआत।
बीच में कला के बंदी आ रहे हैं जो हमारे एमएलए हैं। तो ये था नाटक दिग्दर्शक, प्रस्तुति थी इप्टा सहारनपुर की। तो इस नाटक का पात्र परिचय। काशिफ सर, डायरेक्टर, इस नाटक के डायरेक्टर मिस्टर काशिफ सिद्दीकी हैं। मैं उन्हें इस स्टेज पर बुलाना चाहूंगा ताकि पात्रों का परिचय वही आपसे कराएं। काशिफ सर, प्लीज कम टू द स्टेज। और बाकी बैक स्टेज भी सभी लोग स्टेज पर आ जाएं। ज्योति मंतशा का म्यूजिक पर, मंतशा लाइट पर थी, बैक स्टेज पर सालिक थे, वहाँ पे आलम है, यहाँ पर भारती जी हैं, खालिद कुरैशी हैं, ज्योति, ये सब लोग बैक स्टेज में टीम थी हमारी। मैं एक्टर से आपका परिचय करा दूं। उधर से जो यंग एक्टर थे वो हमारे नितिन थे, जिन्होंने यंग एक्टर का रोल किया। जिन्होंने एक्टर का रोल किया वो माजिद खन्ना थे। जिन्होंने डायरेक्टर के बेटे का रोल किया सचिन, नाम भूलें। और डायरेक्टर के लिए सतनाम सिंह, इनका नाम मैं बोल नहीं सकता, ये अभी 1 घंटे पहले आया। 3 दिन से जिन्होंने रिहर्सल नहीं की, वो आपने परफॉर्मेंस में देख लिया। ये यंग डायरेक्टर के तौर पर हमारे साथ असद खान थे। और नाटक की जो गलतियां थी वो मेरी, और नाटक में जो भी अच्छा किया वो इनका था। मैंने आलम का नाम बैक स्टेज दे दिया सतनाम सर, मैं आलम का नाम दे चुका हूँ। हाँ, तेरा नाम दे दिया। हाँ, तो थैंक यू सो मच।